दोनों है ना सर? स्लेव भी है, मास्टर भी दिया है ना? हाँ। ठीक है। ठीक है सर। तो स्लेव डिवाइस आपका पीएलसी जैसा काम करेगा, मास्टर आपका स्कैडा जैसा काम करेगा, है ना? तो राइट। ठीक है। अभी ये एसक्यूएल खत्म हो गया सर? पाँच। हाँ, जो खत्म हो गया। और ये चालू था, इसे बंद करना है। नहीं नहीं, इसको क्लोज कर देंगे। ये भी क्लोज कर देंगे। अभी एसक्यूएल ओपन करेंगे। अभी इंस्टॉल भी किया था ना हमने? हाँ, मैंने पहले भी यूज कर लिया है, but वो वहाँ पे नहीं दिखा देता। हाँ, इधर आ गया, ठीक। तो ये कुछ एप्लीकेशन है। मैं एक तो मैं आप पूरा नहीं बनाओगे। हाँ, मैं नई बना देता हूँ। तो नई बनाने के लिए हमको Windows 32/64 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, क्योंकि मूवीकॉन जो स्कैडा है वो सीई प्लेटफॉर्म में भी काम करता है, ओके। विंडोज एम्बेडेड का। हम्म। तो अभी फिलहाल आपका फुल फ्लेज स्कैडा है, मतलब आप एक ऑपरेटिंग पूरा एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम में डालते हो, जैसा आपका Windows 11 प्रोफेशनल है, Windows 10 प्रोफेशनल है, या Windows 11 या 10 का होम एडिशन है, ऐसा एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डालते हो। तो इसीलिए आपको 32 या 64 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर आप कुछ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में डालते हो, जैसा सी कॉम्पैक्ट एम्बेडेड 6.0 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, तब आप ये वाला यूज करोगे, अभी नहीं। ठीक है ना? और डेस्कटॉप सेलेक्ट करो। डेस्कटॉप में ट्रेनिंग बोल के, हाँ, यहाँ पे ही छोड़ देंगे। पर एक छोटा सा करेक्शन है सर। आप जब भी आप प्रोजेक्ट पाथ क्रिएट करोगे ना मूवी करने, आप स्पेस नहीं देने का। अगर स्पेस देना तो अंडरस्कोर यूज कर लीजिए। पा, पा, क्यों मतलब आप कुछ चीज वीबी कोड में कंट्रोल करना चाहता है, वीबी कोड स्पेस अंडरस्टैंड नहीं करता है उतना अच्छा, जो मूवी कहानी या बाकी सभी सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करता है, वैसा वीबी और VB.NET उतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं करता है। इसलिए आप ऐसा ये यूज कर लीजिए, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर लीजिए बीच में। डोंट यूज कैरेक्टर स्पेस, यूज अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ दैट। हाँ, ये फोल्डर सिलेक्ट किया है, इसमें नया फोल्डर बनेगा या डायरेक्टली वो फोल्डर में आएगा? ये फोल्डर अगर ऑलरेडी है तो उसके अंदर चला जाएगा, अगर नहीं है तो वो क्रिएट करके मूवी कौन स्टार्ट होगा। ओके। ये पासवर्ड प्रोटेक्शन बाद में करेंगे आपका। अगर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है तो ये CFR 21 का जरूरत पड़ता है। नहीं तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ये जैसा मूवी कॉन गोल्डन पार्टनर फॉर माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब क्या है सर गोल्डन पार्टनर मतलब माइक्रोसॉफ्ट का? कोई आइडिया? Anytime you can go in and out, anything you can do. In other words, to say, part of some cost has been invested by Microsoft people also to this software to develop, and some amount of work to create this source code. The Microsoft engineers also involved. In other words, to say, that's what the golden partner means. It's like your chat GTP is a separate company. They are doing the AI chat GTP tool. But everybody knows that Microsoft has invested some amount to chat GTP so that they can do the AI work fast, because they also need some money to do the R&D and development, right? Same way, this fellow is a
गोल्डन पार्टनर फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनरशिप है ये प्रोडक्ट में। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है मूवीकॉन, वो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस जो भी है माइक्रोसॉफ्ट का, उससे अच्छा इनलाइन होता है कंपेयरिंग टू द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, अदर प्लेटफॉर्म्स इन द मार्केट। तो ये स्काडा इज ऑलवेज इनलाइन विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विंडोज में ही बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स रहता है। विंडोज में सर्वर प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज में वर्कस्टेशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, विंडोज में डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है, पैनल पीसी का प्लेटफॉर्म्स है, आईओटी प्लेटफॉर्म है, कॉम्पैक्ट एम्बेडेड प्लेटफॉर्म्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है विंडोज में ही, और सारा प्लेटफॉर्म में आपका मूवीकॉन काम करेगा। ठीक है सर? या ओके। अभी आप यहाँ पे देखा तो बहुत सारा ड्राइवर्स है। इसमें खाली मॉडबस नहीं, बाकी सभी ड्राइवर्स भी अवेलेबल है। और ये सारे ड्राइवर नेटिव ड्राइवर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में ही वो लोग, फॉर एग्जांपल मिक्सिपिसी ने एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, कहाँ बना रहा है? माइक्रोसॉफ्ट में ही बना रहा है, राइट? वो प्लेटफॉर्म, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही बनाएगा ना। या विंसीसी, सीमंस का विंसी टीआई पोर्टल है, वो कहाँ पे बना रहा है? लिनक्स में बना रहा है क्या? नहीं ना, विंडोज प्लेटफॉर्म पे ही बना रहा है। तो उसका जो ड्राइवर्स है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डीएलएल्स है, वो सारे माइक्रोसॉफ्ट के पास ऑलरेडी है। उन्होंने ही आधा बना के दे रहा है। तो वो नेटिव डीएलएल मूवीकॉन में भी अवेलेबल है बोल रहा है वो लोग। ठीक है सर? इट्स अ नेटिव ड्राइवर, इट्स नॉट सम थर्ड पार्टी क्रिएटेड ड्राइवर्स। फाइन। इसमें आप अभी भी मोड बस सेलेक्ट कर सकते हो, या बाद में भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपके मर्जी। अभी मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये हम बाद में करेंगे। अभी आपका सिस्टम का रेजोल्यूशन जो है वो एच डी प्लस रेजोल्यूशन है, क्योंकि एच डी रेजोल्यूशन 1920 1080 होता है, वो उससे ज्यादा है अभी। थोड़ा अल्ट्रा एच डी तो 4K हो गया, ये 4K भी नहीं है, एच डी प्लस है। एच डी के बाद ये 2K है। 2K कोई नहीं बोलता है, एच डी रेसोल्यूशन के बाद 4K बोलता है। जब आपका विड्थ 4000 में आता है 4K रेसोल्यूशन बोलते हैं हम। जब आपका विड्थ 8000 आता है अल्ट्रा एच डी 8K रेसोल्यूशन बोलते हैं वो लोग, करेक्ट? अभी ये एच डी प्लस रेसोल्यूशन में है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट काउंट से साइट पे लोकेशन में जाएगा, वहां पे क्या रेसोल्यूशन है, वो रेसोल्यूशन पे आप इधर ही डेवलप कर सकते हो। आपको पता है, आप एंड लोकेशन में एंड यूजर का जो भी पीसी रहेगा, मॉनिटर रहेगा, वो ये रेसोल्यूशन सपोर्ट करेगा, तो वही रेसोल्यूशन आप रखिए। नहीं तो यूनिवर्सली हम क्या करते हैं, एच डी रेसोल्यूशन रखते हैं, क्योंकि एच डी रेसोल्यूशन थोड़ा उससे कम पे भी चला जाता है। उसका ऊपर अल्ट्रा एच डी रेसोल्यूशन है, उधर भी एच डी रेसोल्यूशन चला जाता है, करेक्ट? तो अभी मैं इसको 1920 1080 करता हूँ, ठीक है? हाँ बोलिए सर। आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो ना सर? हाँ सर, है रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है। अभी डिफॉल्ट कलर जो है वो एज पर द आईसी स्टैंडर्ड, वो थोड़ा ग्रे कलर रहता है यूजुअली, वो स्कैडा का स्क्रीन। तो इसलिए मैं ग्रे कलर डिफॉल्ट कलर सेलेक्ट किया। एंड एज इट इज अ गोल्डन पार्टनर फॉर माइक्रोसॉफ्ट, एमएस एक्सिस बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट करता है। हम बाद में उसका चेंजेस कर लेते हैं, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ये सारे चीज हम क्रिएट करते हैं बाद में। फिनिश। ओके। जैसा ये एप्लीकेशन क्रिएट हुआ, आप उस लोकेशन में जाके देख सकते हो कि यह प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया कि नहीं। कैसा जाना है, ये प्रोजेक्ट पाथ में ऑलरेडी रहेगा। ठीक है। इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे,
ओके। ऑलरेडी अवेलेबल है ना? ओके। ओके। ओके, तो यहाँ पे जो चीज है, इसको हम, इसका रिसोर्सेस बोलते हैं। रिसोर्सेस क्या होता है सर? रिसोर्सेस ये होता है जो यूज करके हम हमारा काम कर सकता है। वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, मैकेनिकल मशीनरी रिसोर्स भी हो सकता है, ऑटोमेशन रिसोर्सेस भी हो सकता है। जिससे हमारा प्रोजेक्ट करे, हम हमारा प्रोजेक्ट चालू करते हैं, राइट? हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। चाहिए तो एचआर डिपार्टमेंट में जाके हम रिसोर्सेस पूछते हैं, चाहिए बोल के, राइट? वैसा मूवी स्काडा में ये सारे रिसोर्सेस हैं। ओके। ये किसका है, मेरा पीसी में आ रहा है या आपका पीसी में आ रहा है? अच्छा, ठीक है। जैसा मूवीकॉन ने एक स्कैडा प्रोजेक्ट चलाने के लिए ये सारे रिसोर्सेस आप यूज कर सकते हो। आपका स्कैडा में अलार्म्स है, तो आप अलार्म रिसोर्स यूज करके उसका अलार्म्स आप क्रिएट कर सकते हो। आपका स्कैडा स्कैडा प्रोजेक्ट में कुछ स्क्रिप्ट चलाना है, आपको कुछ इवेंट चलाना है, बेसिक स्क्रिप्ट यूज करके आप चला सकते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट में कुछ चाइल्ड पेरेंट कनेक्टिविटी करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कुछ मशीन्स है जहां पे मूवीकॉन चल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और अभी आपको एक सेंट्रल लोकेशन में एक सारे जो छोटा छोटा प्रोजेक्ट आपने किया उस साइट का, वो सारे को इकट्ठा एक बड़ा प्रोजेक्ट में दिखाना है। तब आप उस बड़ा प्रोजेक्ट को और एक बार रीडू करने के लिए जरूरत नहीं है। जो चाइल्ड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको आप लिंक कर सकते हो, ताकि वो चाइल्ड प्रोजेक्ट का स्क्रीन और एक बार दोबारा आपको क्रिएट करने के लिए जरूरत नहीं है। वो अपने आप चाइल्ड प्रोजेक्ट से उठा लेगा। ये ये काम होता है तब एक ही, से फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट ऑन ए स्टील इंडस्ट्री, इन दैट पैकिंग सेक्शन में एक स्कैडा लगा दिया, वो भी मूवी कॉन है। और आप ये प्रोडक्शन सेक्शन में एक मूवी कॉन लगाया, वो भी मूवी कॉन स्कैडा है। जैसा हर कास्टिंग में है, कास्टिंग में भी एक स्कैडा लगाया हुआ है, वो भी मूवी कॉन है। और मैनेजमेंट ये चाहता है कि तीनों स्कैडा को एक डैशबोर्ड में देखना चाहता है, इंटीग्रेट करके करके देखना चाहता है इन फ्यूचर, आफ्टर सम 5 इयर्स। वो मैनेजमेंट बोल रहा है जैसा आपका कास्टिंग में भी सेम स्कैडा चल रहा है, आपका प्रोडक्शन में भी सेम स्कैडा चल रहा है, मेंटेनेंस में भी वही स्कैडा चल रहा है, एनर्जी मैनेजमेंट में भी वही स्कैडा चल रहा है, और पैकिंग में एंड एंड में भी वही स्कैडा चल रहा है। मेरे को सारे को इकट्ठा देके एक डैशबोर्ड बना के दिखाओ बोल रहा है, तब ये काम पे आएगा। ठीक है। डेटा लॉगर्स एंड रेसिपीज, ये रिसोर्स यूज करके आप डेटा लॉगिंग कर सकते हो इनटू योर रिक्वायर्ड डेटाबेस। क्या क्या डेटाबेसेस मूवीकॉन सपोर्ट करेगा? मूवीकॉन जो भी डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो सारी डेटाबेस में मूवीकॉन अपना डेटा को डाल सकता है। फॉर एग्जांपल, आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो मूवीकॉन का डेटा मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट माई एसक्यूएल में अवेलेबल है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स PostgreSQL, if your operating system supports IBM DB2 database, if your operating system supports Oracle database, उन सारे डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर सपोर्ट होता है, तो मूवी मान लीजिए मूवी कॉन आपको काम पे आएगा। ठीक है सर। हमने कुछ कुछ प्रोजेक्ट किया है जिसमें डेटा उठा के हमको ऑरेकल में दिखाना पड़ता है, डेटा उठा के हमको IBM DB2 डेटाबेस में दिखाना पड़ता है, डेटा उठा के हमको माई एसक्यूएल में दिखाना पड़ता है। अभी फिलहाल, एज ही इज एन गोल्डन पार्टनर फॉर माइक्रोसॉफ्ट, मूवीकॉन ऑलवेज सजेस्ट टू यूज Microsoft SQL Server, but it doesn't mean that it does not support other databases. Whatever database you can install on Microsoft operating system,
उन सारे डेटाबेस आप यूज कर सकते हो। क्लियर सर? हेलो? हेलो? क्लियर सर? Shall I continue? हेलो सर, मैं am I audible? हाँ, आपका आवाज आ रहा है, और कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा ठीक है, चलेगा। तो यू गॉट द पॉइंट राइट। कोई भी डेटाबेस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इंस्टॉल करते हो, वो डेटाबेस मूवीकॉन सपोर्ट करेगा, एक्सेप्ट द आईओटी डेटाबेसेस। क्लाउड डेटाबेस मूवीकॉन सपोर्ट नहीं करता है। जो डेटाबेस, हाँ बोलिए। साउंड जा रहा है। आ रहे हैं? थैंक यू। हाँ। जो डेटाबेस क्लाउड का डेटाबेस नहीं है, जो डेटाबेस खुद का सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, वो सारे डेटाबेस में आप मूवी कॉन से डेटा डंप कर सकता है। ठीक है, ये हो गया इवेंट्स। अगर कुछ पर्टिकुलर इवेंट में आपको कुछ काम ट्रिगर करना है, कुछ रिपोर्ट जनरेट करना है, कुछ पीएलसी का बिट का हाई लो करना है, वो सारे इवेंट रिसोर्स यूज करके आप कर सकते हो। आपके पास कुछ रीजनल लैंग्वेज है, उस रीजनल लैंग्वेज में आप स्कैडा डेवलप करना चाहता है, तो ये लैंग्वेज का रिसोर्स आपको हेल्पफुल होगा। नॉट ओनली इंग्लिश, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 7 लैंग्वेजेस इनबिल्ट है। जैसा आपका चाइनीज हो गया, फ्रेंच, जर्मन, ऑफकोर्स इट इज एन इटालियन प्रोडक्ट, तो इटाली लैंग्वेज इंक्लूडेड है। बाकी सभी 7 स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन का कुछ रीजनल लैंग्वेज भी आपको शेयर करना है, डेवलप करना है स्क्रीन से। जैसा कन्नड़ा में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, या मराठी में, कुछ इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में आपको टेक्स्ट कुछ दिखाना चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। मेनूस, मेनूस जो है, ये यूज करके, जैसा यहाँ पे मेनू है, फाइल क्लिक करा तो मेरे को कुछ मेनू आता है ना, ड्रॉप डाउन, वैसा आपका प्रोजेक्ट में भी ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना है, वो ये मेनू ऑप्शन यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वैसा ये सारे रिसोर्सेस है। नेटवर्किंग यूज करके आप सर्वर क्लाइंट नेटवर्क रिडंडेंट, स्काडा का रिडंडेंसी पहले क्या है आपको पता है यूजुअली, राइट? व्हाट इज रिडंडेंसी इन द नेटवर्क? हेलो? स्विच ओवर के लिए, डुप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो अगर आपके पास दो सर्वर है, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर है, जब क्लाइंट्स कुछ 4-5 क्लाइंट है नेटवर्क में, और अगर एक सर्वर डाउन हो गया, फिर भी दूसरा सर्वर से आपको अनइंटरप्टेड डेटा मिलेगा क्लाइंट को। उसके लिए नेटवर्किंग और क्लाइंट और रिडंडेंसी का जरूरत पड़ता है। और हमारा SCADA इज अ रिडंडेंट SCADA। हॉट स्टैंड बाई रिडंडेंसी इज पॉसिबल यूजिंग मूवीकॉन। Not only the communication, database redundancy is also possible. नॉर्मलाइजर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट स्केलिंग प्रॉपर्टी। वो जो, अगर आपके पास डेटा आ रहा है 10,000, पर मेरे को उसको दिखाना है 100.00, 2 डेसिमल पॉइंट लगा के दिखाना है, वो मोस्टली सारे चीज पीएलसी लोग कर लेता है, उनका पीएलसी के अंदर ही करके ही स्केल्ड डेटा ही भेजता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एनर्जी मीटर या कुछ फ्लो मीटर को डायरेक्टली स्कैडा में उठा के दिखाना पड़ता है, विदाउट गोइंग थ्रू पीएलसी। पीएलसी से डेटा आएगा, और कुछ फ्लो मीटर है, कुछ एनर्जी एमएफओ मीटर है जो कनेक्टेड है पैरेलली, तो आप डायरेक्टली फ्लो मीटर और एमएफओ मीटर से डेटा उठा सकते हो इफ इट इज इन मॉडबस कम्युनिकेशन, और इफ इट सपोर्ट्स ओपीसी, आप डायरेक्टली उठा सकते हो। उसके लिए वो डिवाइस स्मार्ट डिवाइस होना चाहिए, तो बिना ओके पीएलसी। हाँ बोलिए। सर, ओपीसी डीए और ओपीसी यूए सपोर्ट करता है। दोनों सपोर्ट करता है सर, आप देख सकते हैं ओपीसी, मूवीकॉन कैन एक्ट एज ओपीसी डीए एज वेल एज ओपीसी यूए क्लाइंट, बोथ। और ये दोनों बाय डिफॉल्ट जो भी आप लाइसेंस लेते हो उसमें रहता है। अगर आपको ओके सर्वर, सर।
हाँ, इधर भी है। अगर आपके पास कुछ कैपवेयर या मैट्रिकॉन कुछ ओपीसी सर्वर है, उससे डेटा उठा के यहाँ पे दिखाना है, मैं दिखा सकता हूँ। ओके, तो इसके लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा सेम। सेम लाइसेंस काम करेगा, प्रोफेशनल लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि दो ड्राइवर हो जाएगा ना। एक आपका मॉडबस से डेटा आएगा, दूसरा ओपीसी से आएगा। तो ओईएम लाइसेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि ओईएम लाइसेंस में खाली एक ड्राइवर इनेबल्ड है एट अ टाइम। तो आप प्रोफेशनल लाइसेंस ले लीजिए हमसे। प्रोफेशनल लाइसेंस में मल्टीपल ड्राइवर्स आप यूज कर सकते हो साइमल्टेनियसली। और ये क्लाइंट के लिए भी वैसे ही यूज करना होगा, दो अलग अलग लाइसेंस यूज करना पड़ेगा। क्लाइंट नहीं समझ रहा हूँ, नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में, ये हाँ, नेटवर्किंग में अगर आपके पास रिडंडेंट सर्वर है, ईच एंड एवरी सर्वर यू हैव टू बाय वन वन लाइसेंस इंडिविजुअली, एंड यू हैव टू एनेबल रिडंडेंसी ऑप्शन ऑन टू इट। तो वहां पे दो लाइसेंस आ जाएगा विथ, से फॉर एग्जांपल, यूजुअली सर्वर लाइसेंस बोला तो अनलिमिटेड लाइसेंस ही लोग लेता है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन सोच के। अगर दो सर्वर है, दो अनलिमिटेड लाइसेंस लेना है विथ रिडंडेंसी ऑप्शन इनेबल टू बोथ द लाइसेंस। और जितना क्लाइंट चाहिए नेटवर्क क्लाइंट, उतना लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, क्लाइंट लोकेशन। और सारे चीज एक ही नेटवर्क के अंदर रहना चाहिए, लैन में। तो इट्स नॉट नेसेसरीली, अगर आपके पास वीपीएन है, वो लैन वैन भी हो सकता है, बट देयर शुड बी ए वीपीएन कनेक्शन। करेक्ट। तो क्लाइंट अलग एक रिमोट लोकेशन में भी क्लाइंट पीसी रह सकता है। पर क्लाइंट पीसी से मैं अगर पिंग करूंगा मेरा सर्वर को, तो सर्वर पिंग होना है। दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू ए विचुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपके पास कुछ ओपन वीपीएन या वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क अवेलेबल है, तो आपका नेटवर्क क्लाइंट लैन नहीं, वैन में भी हो सकता है, आउटसाइड द नेटवर्क भी हो सकता है। यूजुअली लोग नेटवर्क क्लाइंट को आउटसाइड नेटवर्क नहीं लेता है, विद इन द नेटवर्क ले लेता है, कुछ ऑप्टिकल फाइबर यूज करके। इफ इट इज सम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डिस्टेंस में है, मेरा सर्वर सर्वर रूम पे है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो स्टेशन देखा तो बायपनल्ली यहाँ पे है, हमारा हेन्नूर क्रॉस के पास। बायपनल्ली है नागवारा के पास, बायपनल्ली स्टेशन। वहां पे सर्वर मूवी कौन चल रहा है। और ईच एंड एवरी स्टेशन टिल योर केआर मार्केट, केआरपुरम पे अंडरग्राउंड स्टेशन में सारे मूवी कहानी चल रहा है, मेट्रोस में, टनल वेंटिलेशन के लिए। ईच एंड एवरी स्टेशन अगर आप देखोगे तो उधर भी मूवी कहानी चल रहा है। और उस मूवी कॉन स्कैडा और जो बाइपनली में जो मूवी कॉन चल रहा है, दोनों का लिंक थ्रू ऑप्टिकल फाइबर हुआ है, और उनका खुद का नेटवर्क है। अगर मैं वहां से स्कैडा पिंग करूंगा तो ये बाइपनली का सर्वर पिंग होना चाहिए मेरे को, वो तो हो रहा है। तो वैसा आपको नेटवर्क बनाना है, तब आप जितना भी क्लाइंट चाहिए उतना क्लाइंट आप ले सकते हैं। और एक दो सर्वर जो है रिटर्नेंट में, रिटर्नेंसी में है। अगर प्राइमरी सर्वर बंद हो गया तो सेकेंडरी सर्वर से विदाउट अनइंटरप्टेड एनी टाइम आउट यू विल गेट द कम्युनिकेशन टू योर क्लाइंट। अगर दोनों सर्वर डाउन है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर एट अ टाइम एक ना एक सर्वर तो ऑनलाइन रहेगा, दैट दैट आईटी टीम विल इंश्योर इट। करेक्ट सर। एक नेटवर्क तो ऑनलाइन रहेगा ही रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और दो सर्वर से साइमल्टेनियसली हैंडल करता है। अगर एक सर्वर डाउन हो गया तो दूसरा सर्वर कंट्रोल ले लेता है, वैसा काम होता है। स्केलिंग हो गया, ओपीसी यूए डीए हम कर सकते हैं। ये पैरामीटर्स क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ मोटर्स है, कुछ 50 मोटर्स है, उस 50 मोटर्स का आप स्टेटस दिखाना चाहते हैं, ऑन कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में, वो सारी दिखाना चाहता है। और जैसा आप उस पंप और मोटर को क्लिक करोगी, और एक बड़ा स्क्रीन खुलेगा या पॉपअप स्क्रीन खुलेगा, जिसपे उस पर्टिकुलर पंप का सारे स्टेटस आएगा, ट्रिप हो गया कि नहीं, कब ट्रिप हुआ, उसका कंट्रोल, सारे चीज मेरे को दिखाना है। वैसा मेरे पास कुछ 50 पंप्स एंड मोटर्स है। एक एक पंप के लिए उतना 50-60 पॉपअप स्क्रीन करने के लिए जरूरत नहीं है। एक प्लेट कैसे हाँ सर। फेस फेस प्लेट बोल रहे हो क्या आप? फेस प्लेट, फेस एग्जैक्टली प्लेट बने। exactly. सीमेंस में फेस प्लेट बोलता है, यहाँ पर मूवी कॉल में हम पैरामीटर फाइल बोलते हैं। तो उसके लिए डाटा असाइनमेंट आप इसमें करोगे कि फॉर्मेट में? पार्डन सर।
फॉर्मेट एक ही रखना पड़ेगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ 4 डाटा कंटिन्यूसली ले रहा हूँ 4 में, हाँ, ये एड्रेस का फॉर्मेट भी वैसा ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, टैग वैसा रखना पड़ेगा। एड्रेस आप कैसा भी रख सकते हो, आपके मर्जी। पर ऑन, फॉर एग्जांपल, आपका मॉडबस एड्रेस 40,001 में मोटर वन का ऑन स्टेटस आ रहा है, ठीक है, 40,002 में ऑफ स्टेटस आ रहा है, और 40,010 में मोटर टू का ऑन स्टेटस आ रहा है। जरूरत नहीं है 40,010 में मोटर टू का ऑफ स्टेटस भी आ सकता है, पर आप जब टैग क्रिएट करोगे, मोटर वन ऑन स्टेटस, मोटर टू ऑन स्टेटस, ऐसा आप टैग को प्रॉपरली क्रिएट करके रखना है। टैग से मतलब है हमको, एड्रेस कुछ भी हो सकता है बैकएंड में। इस इमेज में तभी इंटरनल टैग रहता है और वो डायरेक्टली इंटरनल टैग जो बाकी सारे टैग उसमें लिंक हो जाते हैं, हम तो इधर भी वैसे वही काम करते हैं एक्चुअली, पैरामीटर फाइल जैसा आप क्रिएट करते हो ना। फॉर एग्जांपल, मैं एक पैरामीटर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे अलायस बोलते हैं, आप वहां पे डमी टैग बोलते हो, है ना। इंटरनल टैग बन, राइट। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलायस हो जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली आपका डमी टैग है, यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल्स आएगा, मोटर वन का वेरिएबल इधर आएगा, उसका डमी टैग इधर आएगा। सेम है, सेम है, ये लोग कुछ फाइल में बना के रखता है। जब आप वो पर्टिकुलर स्क्रीन का सेलेक्ट करोगी मोटर वन का, तो मोटर वन का पैरामीटर फाइल सेलेक्ट करके छोड़ने का, वो अपने आप उस टैग को मैप कर लेगा टेम्पररी टैग में, डमी टैग। जब मोटर टू आप सेलेक्ट करते हो, मोटर टू का सारे टैग डमी टैग में पास हो जाएगा। ठीक। ये सब आपके एप्लीकेशन है तो मैं दिखा सकता हूँ। और रियल टाइम डीबी जो है, इसमें आपका कम्युनिकेशन ड्राइवर्स और वेरिएबल टैग क्रिएशन यूज होता है। वन एडवांटेज ऑफ गोइंग फॉर मूवीकॉन, मूवीकॉन में इंटरनल टैग लाइसेंसिंग के लिए काउंट नहीं होता है। जो कम्युनिकेशन में यूज्ड है, जो पीएलसी से कम्युनिकेट करके आप कुछ डेटा उठाते हो, वही लाइसेंस कंजम्पशन में आता है इंटरनली। हेलो। आपको शायद से वो निकलने का था क्या? हाँ, वो 1 घंटे का है, सेम लिंक प्रेस करके फिर रिकनेक्ट कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं अभी स्टार्ट किया है दोबारा, अभी देखिए, अभी होगा ही होगा। मेरे को रीस्टार्ट करना है ना सर। हाँ, ठीक। और दोबारा भी डिस्कनेक्ट हो गया था और फिर रिकनेक्ट कर लीजिए। हाँ। हाँ। हाँ सर। हाँ, रिकनेक्ट कर लीजिए सर। सबको होगा सर। पहले आपका आया है रिक्वेस्ट, मैं आपको एक्सेप्ट कर लिया है।
हाँ जी। हाँ सर। ऑडिबल है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ सर। ठीक है। तो वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल पीएलसी से कम्युनिकेट मैपिंग आप करते हो उतना का ही आपको लाइसेंस लेना है। इंटरनली आप जितना भी टैक्स, इंटरनल टैक्स क्रिएट करते हो उससे कुछ लाइसेंस का लेना देना नहीं है। ये यूज करके आप पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो फॉर योर सीएफआर एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन फार्मा में सीएफआर में यूज होता है उन लोगों का पीडीएफ रिपोर्ट वो लोग मानता है। तो इसीलिए हम ये रिसोर्स यूज करके उनको पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं। ये शेड्यूलर है। एक्चुअली शेड्यूलर और इवेंट एक ही काम करता है, ज्यादा फर्क नहीं है। पर शेड्यूलर में एक और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। क्या है? मैं शेड्यूलर में वीकेंड सेलेक्ट कर सकता हूँ या हॉलीडेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक वीक को प्लान कर सकता हूँ। मान लीजिए एवरी सैटरडे मेरा हाफ डे है, और एवरी डे मेरे को 12 बजे या इवनिंग 6 o'clock एक रिपोर्ट जनरेट करना है। मगर सैटरडे मैं हाफ डे में निकल जाऊंगा, मेरे को सैटरडे 2 बजे क्रिएट करना है। तो एवरी सैटरडे बोल के मैं काम दे सकता हूँ। तो जब सैटरडे होगा, अपने आप कैडा समझ के वो सैटरडे बोल के उस दिन 3 बजे भेजेगा रिपोर्ट को ऑटोमेटिक। बाकी दिन 6 o'clock भेजेगा। वैसा मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ यूजिंग शेड्यूलर। इवेंट जो है वो एवरीडे जो काम करना है वो आप इवेंट में कर सकते हो। पर अगर आपको कुछ स्पेशली वीकेंड में, और ऐसा कुछ कस्टमर पूछता है संडे मेरे को रिपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि संडे में कोई रिपोर्ट नहीं देखता हूँ, वो सारे चीज आप शेड्यूलर यूज करके शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है सर। तो ठीक है, स्क्रीन यूज करके आप स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। शॉर्टकट्स यूज करके आप अगर ये शॉर्टकट का रिसोर्स जब आप एचएमआई या पैनल पीसी में कुछ कैडा डेवलप करते हो तब शॉर्टकट कीज क्रिएट करने के लिए यूज होता है। मान लीजिए आपको क्लिक करना नहीं पड़ता है, F1 प्रेस करने से होम पेज ओपन होना है, F2 प्रेस करने से पैरामीटर स्क्रीन ओपन होना है, F3 प्रेस करने से ट्रेंड स्क्रीन ओपन होना है, कीबोर्ड की शॉर्टकट की वो सब आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। नॉट ओनली विथ माउस, विथ यूजिंग कीज ऑल्सो यू कैन नेविगेट। उसके लिए ये रिसोर्स यूज होता है। ये रिसोर्सेस यूज करके आप यूजर एंड यूजर ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। कुछ यूजर रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, कुछ स्क्रीन्स है वो स्क्रीन्स कुछ हायरार्की लेवल आप मेंटेन करना चाहते हो, जैसा इंजीनियरिंग इंजीनियर यूजर ही खाली वो स्क्रीन यूज कर सकता है, ऑपरेटर नहीं यूज कर सकता है। वैसा रिस्ट्रिक्शंस आप कर सकते हो। ओके। यहाँ पे यूजर, राइट। यहाँ पे यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, पहले आपको यूजर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद यूजर ग्रुप के अंदर यूजर्स आप क्रिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल विंडोज यूजर नहीं ले सकते क्या? विंडोज का यूजर। विंडोज का यूजर अपने आप लेगा वो। उसके लिए आपको खाली एक एनेबल विंडोज यूजर बोल के एक ऑप्शन है, वो एनेबल करके रखना है। जब वो एनेबल्ड है, आपका विंडोज का जो भी यूजर्स है वो लोड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। पर अभी हम एनेबल विंडोज यूजर बोल के एनेबल करके छोड़ा है। ठीक है। हाँ। बाद में देखेंगे कि वो लोड होगा, एक बार मेरे को एप्लीकेशन को क्लोज करके ओपन करना है तब वो अपने आप विंडोज यूजर को लोड कर देगा। ठीक है। तो अभी हम स्क्रीन से शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन टैग क्रिएशन से वगैरह शुरू करते हैं अभी। पहले स्क्रीन, ऐड अ न्यू स्क्रीन, एक वेलकम स्क्रीन क्रिएट करता हूँ। अभी व्यूज में जाके आपका जो ये लेयर्स आप इनेबल कर लीजिए, यूज होगा आपके लिए। एक ग्रिड सेटिंग है ना, शो ग्रिड की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी जैसा आपको दिखाई देगा। तो नॉर्मल स्क्रीन जैसा आप क्रिएट कर लीजिए। नाउ
द मेन थिंग इज टू क्रिएट अ हेडर एंड फुटर या मेनू पेज। पहले हेडर फुटर क्रिएट करके आप स्क्रीन वगैरह डेवलप कीजिए, वही स्टैंडर्ड होता है, आईसी स्टैंडर्ड। तो आप एनीबडी कैन डेवलप एनी screens, but I suggest you people to do properly with header and footer. Okay. हाँ, सर वो मनोज सर है ना, सबमिट करना चाहते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, एडमिट कर दिया। हाँ, हाँ, आ गए। आ गया ना? ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी हम ये सारे रिसोर्सेस क्या क्या है देख लिया है। अभी हम एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे। स्क्रीन क्रिएट करने से आप राइट क्लिक करके ऐड न्यू स्क्रीन, और वो स्क्रीन का जो नाम आपको देना है वो आप दे सकते हो। स्क्रीन क्रिएट हो गया। पहले हम हेडर फूटर से स्टार्ट करेंगे। हेडर फूटर क्रिएट करते हैं हम। उसके लिए आप बेसिक शेप्स चाहिए। एक हेडर के लिए एक रेक्टेंगल आप ले लो। नहीं ये टेम्पलेट नहीं बनेगा क्या, मतलब टेम्पलेट और स्क्रीन में कौन सा स्टैंडर्ड टेम्पलेट। नहीं समझ रहा हूँ सर। सर हेडर फुटर का एक टेम्पलेट बना के और हाँ, वो स्टैंडर्ड स्क्रीन में कौन। करेंगे, वैसे वो करेंगे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ। ठीक है, पहले एक वेलकम स्क्रीन तो बनाने दीजिए, और वहां से मैं टेम्पलेट बनाता हूँ, क्योंकि जो मेन स्क्रीन है वही बेस रहेगा ना, उसे हम डेवलप करते हैं टेम्पलेट। ठीक है, फाइन। तो ये मेरे को इसका रेजोल्यूशन क्या है पता है, 1920 1080 रेजोल्यूशन डाला था। तो पहले एक हेडर के लिए मैं पहले पोजीशन 0 में लेता हूँ। विथ 1920 आएगा, क्योंकि वही मेरा पूरा स्क्रीन का विड्थ था। और ये मैं 100 करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि सारे को सबको दिखाई देगा। हाँ, नहीं। थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ। और फुटर जो है, पोजीशन X0, वाई पोजीशन। पहले मैं हाइट डिसाइड करता हूँ। फुटर का हाइट 50 है मान लीजिए। 50 माइनस 1080 कितना होता है? 50 माइनस 1080, और इन अदर वर्ड्स 1080 माइनस 50 हो गया। तो एग्जैक्टली मैं मार्क कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसा करने से आपको हेडर फुटर ऊपर नीचे शेकिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। कुछ कुछ स्क्रीन देखता हूँ, एक 10 स्क्रीन के लिए हेडर फुटर एक लोकेशन में रहता है। 11th 12th स्क्रीन में थोड़ा नीचे हो जाता है। 13 14 में ऊपर हो जाता है। तो हम वो सब ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं बाय गिविंग द प्रॉपर पोजिशंस एंड साइज एंड विड्थ। मैक्सिमम माउस यूसेज कम करेंगे ताकि हमारा स्टैंडर्ड में रहेगा वो। तो ये बैकग्राउंड में ले लेता हूँ, रॉयल ब्लू यूजुअली मैं लेता हूँ, तो वही बैकग्राउंड मैंने ले लिया। अभी मेरे को आपका कुन्नेकल का लोगो डिस्प्ले करना है ऊपर, राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके लिए सेम रेक्टेंगल और एक कॉपी लेता हूँ। ठीक है, और इसका पोजीशन विड्थ हाइट चेंज करता हूँ। पोजीशन के लिए पोजीशन जाता हूँ,
y position भी 0, राइट। विड्थ इसका 200 करते हैं, हाइट इसका 100 करते हैं। हो गया लोगो का साइज, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे इमेज कैसे ऐड करूंगा? इमेज ऐड करने के लिए आपका लोगो कहीं है, ले सकता हूँ। एक मिनट। या इंटरनेट में ले लूंगा, इंटरनेट से। ये निकली। अच्छा, ये आपका लोगो है सर, ठीक है। एक जैसा सेकंड में वो उस फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने जो फोल्डर में डाला था, मैं क्या करता हूँ, ये उठा के मेरे प्रोजेक्ट पाथ में डाल देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ पे है मेरा प्रोजेक्ट? डेस्कटॉप में है ना, ट्रेनिंग। मूवी कॉन अंडरस्कोर ट्रेनिंग। हाँ, मूवी कॉन अंडरस्कोर ट्रेनिंग, इमेज फोल्डर है, उसके अंदर रख देता हूँ। ये नाम था, ठीक है। ये तो, हाँ हाँ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ನ್ ಪಾಪ, ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಸಾರಿ. Okay, image is here. Now, two ways to load a image. I will show you both the ways. First way, I will show you the classical way, like a old way, old style. Keep the logo, whatever you want, on the image folder of your project backup, and then go to the respective object. The object can be a rectangle or it can be any object in MovieCon. Static image, desktop, MovieCon training, selecting, enable. तो ये आपका एग्जैक्ट इमेज का फॉर्मेट है। तो मैं इसको थोड़ा अपना स्क्रीन के हिसाब से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। यूजुअली लोगों को नहीं करने का, बट आई विल कीप द सेम रेसोल्यूशन, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप कोई भी वेबसाइट में जाओ, गूगल क्रोम या कुछ भी आप यूज कर सकते हो।
ये लोगो अगर आपको लगता है अच्छा है, ओके, जस्ट टेक अप save images, png image on the desktop, save it. Okay, now you can open this on the paint. Open with paint. Okay, you can do control all. Okay, file, copy, control all, control C, go to movie con, control V. जब ये 100% पूछता है उसको आप 10% करके ओके कीजिए। ठीक है, वो आपने पेंट से उठा के यहाँ पे डाल देगा। एज आई टोल्ड ऑलरेडी, योर मूवीकॉन सपोर्ट्स ऑल माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। पेंट भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है। जो चीज पेंट में है आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है सर, गॉट इट। Okay. So anything in the web, you can copy it into the paint. From paint, control all, control C, control V here. उसके लिए इमेज फोल्डर में जाके वहां पे रखने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप वो काम सब कर देगा। ठीक है, ठीक है, फाइन। अभी नीचे मेरे को डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय लिख के आना है, तो मैं लिखता हूँ डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय कुंतल वैगनर प्राइवेट लिमिटेड है सर। आपका क्या लिमिटेड है सर? Private limited. प्राइवेट हाँ private limited. लिख दिया। ये थोड़ा साइज 10 कर लीजिए, बोल्ड भी आप कर सकते हो इसका। ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ना, आपको प्रॉपर्टी में जाके यू हैव टू गो टू दैट रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी। से फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स इधर है, और इसका जो स्ट्रोक एट्रीब्यूट्स है, जहां पे आपका टेक्स्ट कलर आप चेंज करेगी, वो यहाँ पे कहीं ऊपर दिया है। तो थोड़ा ये बिगिनिंग स्टेज में इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, तो लोग ये शॉर्टकट को यूज करके दे कैन अचीव इट। इफ यू फील दिस डूइंग फ्रॉम हियर इज डिफिकल्ट फॉर यू, यू कैन इवन यूज द शॉर्टकट वन विच इज अवेलेबल ऑन द टॉप। ठीक है, मैं जैसा यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ फॉर व्हाइट। ओके, Okay. so it gets changed here and you select go to its property again। वहां पे वो अपने आप चेंज हो चुका होगा। आपको यहाँ जाके वो प्रॉपर्टी में चेंज करना भी वही है काम, राइट? इधर चेंज करना भी वही चीज है। ठीक है सर, एंड यहाँ पे मैं टाइटल डालता हूँ। टाइटल के लिए एक टेक्स्ट उठा लेता हूँ और मैं उसका टाइटल इधर डालता हूँ।
12 वोल्ट। 12 बराबर नहीं है, उससे थोड़ा बड़ा लेना है, 18 या 20। से थोड़ा थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 24 मे बी। व्हाइट कलर। बिल्कुल। ठीक है, हो गया है। Fine. अभी मैं वही टेक्स्ट को उठा के मेरे को डेट एंड टाइम दिखाना है। डेट, का टेक्स्ट साइज 10 रखते हैं, 10 या 11 रखते हैं। और टाइम है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये डेट एंड टाइम दोनों नीचे आ जाए, और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट स्पेस में एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दो कॉलम पे। हो गया डिस्ट्रीब्यूट एग्जैक्टली। ठीक है सर, एक डेट हो गया, ये इसको मैं टाइम कर दें। और सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है वो आपको दिखाने के लिए सिस्टम का वेरिएबल्स यूज करना है। वो आप कहाँ से उठाओगी? रियल टाइम डीबी में जाके यू हैव समथिंग कॉल्ड सिस्टम स्ट्रक्चर डेफिनेशन, सेलेक्ट दैट, you will get all the system tags here. Okay, जो डेट एंड टाइम है। इसे करो ये फिर से करूं? इसलिए हाँ। इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है सर, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। सेव कर लेंगे जो चेंजेस किया था हमने। हम्म। राइट क्लिक, स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप में जाना है। ठीक है सर, राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, गो टू स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप, राइट क्लिक। ये क्या है? सिस्टम स्ट्रक्चर या सिस्टम वेरिएबल स्ट्रक्चर डेफिनेशन। इसको सेलेक्ट करने से आपको सिस्टम वेरिएबल मिल जाएगा। ये सिस्टम वेरिएबल्स में बहुत सारा स्ट्रक्चर मेंबर है, जैसा आपका डेट एंड टाइम, एक्टिव स्क्रीन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्ड क्या है, कम्युनिकेशन स्टेटस क्या है, सीपीयू का नाम क्या है, सीपीयू स्पीड क्या है, स्पेस कितना पड़ा हुआ है आपका सिस्टम का, सारे सिस्टम इंफॉर्मेशन, होस्ट आईपी क्या है, होस्ट टाइप क्या है, इंटरनल डेट क्या है, लाइसेंस क्यों कोड क्या है। अगर आपका लाइसेंस, मूवी कॉन का लाइसेंस डोंगल लगाया हुआ है, उस डोंगल का लाइसेंस कोड यहाँ पे आ जाएगा। करंट यूजर लॉगिन कौन है, मेमोरी कितना अवेलेबल है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स कौन है, कितना अलार्म्स ऑन है, कितना अलार्म्स ऑफ है, सारे का सारा डेटा। कोई HTTP क्लाइंट कनेक्टेड है, कोई आउटगोइंग मैसेज HTTP में जा रहा है, TCP क्लाइंट कोई कनेक्टेड है, UDP क्लाइंट कोई कनेक्टेड है, वो OPC सर्वर कोई कनेक्टेड है, OPC और ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप क्या है, कितना बाइट्स कंजम्पशन यूज हुआ है। आपका लाइसेंस में मान लीजिए 512 लाइसेंस आप लिया है, और आपका बाइट कंजम्पशन 600 जा रहा है, तो आप उससे ज्यादा लाइसेंस लेना है या अपग्रेड करना है, वो सारे यहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्या प्लेटफॉर्म टाइप है,
प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और कुछ सिमुलेशन वैल्यूज, वर्किंग डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट चल रहा है, सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है सर। इसमें से मैं खाली डेट ले रहा हूँ। ठीक है, डेट लेने के लिए हाँ डेट स्ट्रिंग उठा रहा हूँ। हेलो हाँ बोलिए। सर, एक पूछना था आपको, ये जो टैग का लाइसेंस है ना 512, हाँ, वो पर स्क्रीन के हिसाब से है या पूरा टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर है? इसका हम बोलते हैं पीक बाइट कंजम्पशन। मतलब क्या है पीक बाइट? मतलब जैसा हमारा घर पे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, हाँ, आप एक सिंगल फेस या थ्री फेस का लोड लेते हो, आपका घर के हिसाब से आप कितना अप्लायंसेस आपके घर में है, पहले इलेक्ट्रिशियन पूछता है, करेक्ट? गवर्नमेंट आपको पूछता है, आपके पास ये गीजर है, आपके आप फ्रिज यूज करते हो, आपके पास मोटर है, पंप है, और आपके पास कुछ वॉशिंग मशीन है, और थ्री फेस संप मोटर है जो अंडरग्राउंड वाटर को पंप करके ऊपर लेता है। अगर थ्री फेस संप मोटर है तो आपका किलोवाट ज्यादा असाइन करता है। अगर आपका सिंगल फेस पंप मोटर है, आपको खाली सिंगल फेस का कनेक्शन देता है गवर्नमेंट से, ईबी वाले, करेक्ट? और उसका आपका 5 किलोवाट का कुछ कंजम्पशन देता है, राइट? उसके ऊपर नहीं देगा। 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट का देता है ना। वो कैसे वो कैलकुलेट कर रहा है? एक दिन में ज्यादा का ज्यादा उतना ही आप यूज करेगी बोल के, क्योंकि आपके पास उतना ही कंजम्पशन करने वाला अप्लायंसेस है बोल के, करेक्ट? आप उससे कम भी यूज कर सकते हो, ज्यादा भी यूज कर सकते हो, पर वो एक दिन के अंदर कितना आप कंजम्पशन करोगी उसके हिसाब से वो देता है किलोवाट का, करेक्ट? 5 किलोवाट आवर का, या 15 केवी है, 20 केवी है, ऐसा देता है ना, 100 केवी है, इतना लोड का ही आपका फ्यूज डालता है उधर। मेन मेन अगर आप घर बनाते हो तो मेन फ्यूज उतना ही डालता है। 20 केवी है, 30 केवी है, उसके हिसाब से वो लोग सारे डिवाइसेस डालते हैं उधर। वैसा आपका एप्लीकेशन में, आपका एप्लीकेशन में कितना टैक्स, कम्युनिकेशन टैक्स को आप डेटा लॉगिंग करेगी, आपको पता है, मेरे को नहीं पता है, करेक्ट? कितना टैक्स आप अलार्म्स में डालोगे, कितना टैक्स, कितना बड़ा स्क्रीन है एक, हाँ, एचडी रिजोल्यूशन स्क्रीन पे ज्यादा का ज्यादा आप कितना पैरामीटर्स दिखा सकते हो एट द सेम टाइम? आपके पास 100 स्क्रीन है, मान लेता हूं, पर एट अ टाइम आप एक ही स्क्रीन तो देखोगी, राइट? तो एक हाँ स्क्रीन पे, अभी एक स्क्रीन पे कितना पैरामीटर्स आप दिखा सकते हो? अगर एक एचडी रेजोल्यूशन स्क्रीन है तो 50 पैरामीटर्स देख सकते हो, या 100, राइट, एट अ टाइम। अगर आपके पास मल्टी मॉनिटर है, दो मॉनिटर में 50-50 100 टैग्स आप दिखा सकते हो एट अ टाइम। हेलो हाँ सर। बोलिए। सर, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। अभी सीमेंस में कैसा है, 512 टैक्स लिया तो पूरे प्रोजेक्ट में 512 टैक्स के ऊपर कम्युनिकेट नहीं होगा, उसका लाइसेंस मांगेगा, करेक्ट, हमारा राइट? ऐसा नहीं है। हाँ ओके। उसको हम, तो ये एक टीम पे समझो 10 टैक्स है, हाँ, और मेरा प्रोजेक्ट में टोटल 1000 टैक्स है, आप 1 लाख और टैग मैंने भी रख लो। 512। 1000 नहीं सर, आप 1 लाख टैग रख लो, आपका प्रोजेक्ट में 1 लाख टैक्स है, इसलिए ये मतलब नहीं है आपको 1 लाख टैग का लाइसेंस लेना है हमसे। आप एट अ टाइम कितना टैक्स स्क्रीन पे दिखाओगी, कितना टैक्स डेटाबेस में लगाओगे, कितना टैक्स अलार्म्स में लगाओगे, ये तीन फैक्टर को लेना है, नॉट ओनली स्क्रीन इन मूवीकॉन। ओके, तो इसके लिए हम इसको पीक अयोबाइट कंजम्पशन बोलते हैं। जैसा घर में एट अ टाइम आप अब वॉशिंग मशीन भी चलाते हो, मोटर भी चलाते हो, संप मोटर भी चलाते हो, टीवी भी चलता रहेगा, उसके हिसाब से वहां पे आपको लोड डिसीजन डिसाइड करते हैं वो लोग, मैक्सिमम रखते हैं।
जैसा यहाँ पे कितना मैक्सिमम पीक लोड है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, कितना टैग्स आप अलार्म्स में रखते हो, क्योंकि अलार्म कब भी आ सकता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 सेकंड के एक बार भी आ सकता है, मिली सेकंड में भी अलार्म्स उठाएगा। तो अलार्म्स में कितना टैक्स, कम्युनिकेशन टैक्स एसोसिएटेड है, डेटा लॉगिंग में कितना टैग्स एसोसिएटेड है, और एक पर्टिकुलर स्क्रीन में कितना टैग आप दिखाओगे, ये तीनों फैक्टर को आपको कंसिडर करना है मूवी कांड में। ठीक है सर, ओके क्लियर? क्लियर। हाँ, तो मान लीजिए एक स्क्रीन पे 20 टैग्स आप दिखाते हो, वो 20 टैग्स ऑलरेडी डेटाबेस में भी आप लॉग इन कर रहे हो, तो 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ही काउंट करो। मगर आप जो डेटाबेस में डाल रहे हो वो टैग, और जो टैग आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो वो दोनों अलग अलग है, तो आपको 2 बार कंसिडर करना पड़ेगा। 20 टैग्स ऑन डेटाबेस, 20 टैग्स ऑन स्क्रीन। इफ इट इज नॉट आइडेंटिकल, if same tags which you are going to show on the screen, same tags you are putting on the database, consider only 20 tags, multiply it by 4, because हमारा बाइट बेस्ड है। अगर आपका सारे पैरामीटर फ्लोटिंग पॉइंट है तो आपको मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। अगर आपका सारे टैग इंटीजर टैग है, मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। करेक्ट सर? ओके तो हमारा बाइट बेस्ड है, तो 20 टैग्स है, मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा, 40 आईओ बाइट कंजम्पशन आएगा। अगर वही टैग डेटाबेस में भी है, वही टैग स्क्रीन पे भी है, आपका टोटल कंजम्पशन 40 आईओ बाइट है। पर तो कुछ 20 टैग्स में डेटाबेस में डाल रहा हूं, कुछ 20 टैग्स अलग है स्क्रीन पे जो दिखाना है एट द सेम टाइम, एंड सम 20 टैग्स अलार्म्स में डाल रहा हूं। तो कितना हो गया, 20 20 20 60 हो गया मेरा। करेक्ट? 60 इंटू यस 4, 60 इंटू 4 कितना हुआ, 240। हाँ, 6 4 20 है ना, 200 आईओ बाइट्स हो गया। करेक्ट? तो 200 आईओ बाइट्स का लाइसेंस तब आपको लेना पड़ेगा। ओके मान लीजिए आप एक स्क्रीन जिंदगी में कभी ओपन ही नहीं करते हो, पर आपने कस्टमर ने बोला है इसलिए आप बना के रखे हो, पर वो कभी भी यूज ही नहीं होता है वो स्क्रीन, तो आप वो स्क्रीन कंसिडर करने का जरूरत ही नहीं है लाइसेंस पे। कुछ ब्लू मून डे में, कुछ अमावस्या दिन में वो ओपन करता है, वंस इन अ ब्लू मून ही ओपन्स दैट पर्टिकुलर स्क्रीन, मूवी कान कैन हैंडल इट। पीक आयोबाइट जाने के पहले आप वो स्क्रीन देख के वापस आ जाओगी तो वो सेम आयोबाइट्स में यूज हो जाएगा, आपके उसके लिए एक एक्स्ट्रा लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है। 1 घंटा में या 4 घंटे के अंदर आपका पीक आयोबाइट कंजम्पशन नहीं होने का, बस उतना ही है। ओके क्लियर है सर? ये थोड़ा अलग है, इसमें से बहुत फायदा है। एक सोलर एप्लीकेशन है जहां पे मेरे को कुछ 50 मीटर्स का डेटा लेना है, instead of, it's only reading, there is no any control, right sir, in the energy management project। 50 मीटर को एट अ टाइम मैं 50 मीटर को रीड करूंगा, मेरा लाइसेंसिंग का काउंट अलग आएगा। 50 मीटर्स में 50 पैरामीटर्स है, तो 50 50 कितना हो गया, 250 पैरामीटर्स रीड करना है मेरे को। 250 फ्लोटिंग पॉइंट है, तो 250 इंटू 4, 1000 आयोबाइट्स का लाइसेंस जरूरत पड़ेगा। करेक्ट? पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल द 50 मीटर्स ऑल टुगेदर, आई एम रीडिंग मीटर बाई मीटर। पहले एक मीटर रीड करके वो 50 पैरामीटर उठा लेता हूँ, फिर दूसरा मीटर 50 पैरामीटर, फिर तीसरा मीटर, वैसा मैं एक लूप बना सकता हूँ। तब मेरे को कितना आयोबाइट कंजम्पशन होगा, 1 मीटर में मैं बोला 50 पैरामीटर। करेक्ट? 50 पैरामीटर इंटू 4, 200 आयोबाइट्स में मैं वो पूरा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। पर उसमें स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि वो पूरा कम्युनिकेशन होके अगर मिली सेकेंड में कम्युनिकेट भी हो रहा है, फिर भी मेरे को 200 पैरामीटर्स एक 10 मिली सेकेंड ले रहा है, तो सारा कम्युनिकेट होके मेरे को डेटा आने के लिए 2 सेकेंड 3 सेकेंड डिले रहेगा। तो मैं वही प्रोजेक्ट मैं 200 आयोबाइट्स में भी कर सकता हूँ, 1000 आयोबाइट्स में भी कर सकता हूँ।
The thing is, the speed matters there. बोलिए सर, हेलो, बोलिए सर। सर थोड़ा फास्ट हो गया है, वो थोड़ा स्लोली पीछे बता सकते हैं, फास्ट हो गया। आपने एग्जाम्पल दिया था मीटर का, वो मैं 50 मीटर देखिए इसमें दिखा रहा हूँ। एक ही स्क्रीन पे नहीं, सेम टाइम में डेटा लॉगिंग पे रख रहा हूँ, पूरा लाइव है। मान लीजिए सारे टैग को मैं एक ही टाइम पे रीड कर रहा हूँ। हाँ, वो आप मान सकते हो, एक ही स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। सारे का किलोवाट का एक ही टाइम पे दिखाऊंगा तो सारी मीटर का कंजम्पशन हो जाएगा। 50 मीटर है, 50 मीटर का किलोवाट आवर मैं एक ही स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मांग रहा है कस्टमर। हाँ, तो मेरे को सारे किलोवाट आवर जो 50 किलोवाट आवर्स है, उसका कितना आयोबाइट कंजम्पशन है उतना लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसका स्पीड कैसा रहेगा? मतलब आप जैसे आपने डिजाइन बताया करोगे वैसा। आप बताए थे ना कि डेटा का स्पीड कम हो जाएगा और डेटा वो लॉगिंग में डिजाइन। स्पीड कम हो जाएगा नहीं बोला, डेटा लॉगिंग में कंजम्पशन, आयोबाइट कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। मैं 200 आयोबाइट लाइसेंस में नहीं कर पाऊंगा, मेरे को थोड़ा लाइसेंस से इंक्रीज करना है। मैं मीटर बाय मीटर रीड करने के बात किया था, यहाँ पे डेटा लॉगिंग पर कुछ बात ही नहीं हुआ है। डेटा लॉगिंग अलग है सर। आपके पास, ठीक है, आपके पास एक एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर में कम से कम 120 पैरामीटर्स रहता है। सारे 120 पैरामीटर्स हम दिखाता भी नहीं है स्कैडा में। वो 120 पैरामीटर्स को हम डेटा लॉगिंग भी नहीं करते हैं। हम ज्यादा का ज्यादा एक 12 पैरामीटर्स टू 20 पैरामीटर्स फ्रंट एंड स्क्रीन में दिखाते हैं। जैसा आपका 3 लाइन वोल्टेज हो गया, लाइन करंट हो गया, किलोवाट आवर हो गया, केवीएच हो गया, केवीएआरएच हो गया, पावर फैक्टर तीनों का। कई कभी एंगल्स भी लेता है फॉर फेसर डायग्राम। इतना पैरामीटर 20 के अंदर हो जाता है, 20 to 26 इतना हम दिखाते हैं। पर मीटर में वो छोड़ के 120 पैरामीटर्स है। तो सारे 120 पैरामीटर्स एक एमएफ मीटर से हम उठाता नहीं है, कोई भी स्कैडा उठाता नहीं है एक मीटर। कुछ 20 to 22 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स उठाता है। उसमें भी किलोवाट आवर जो है वही वो डेटा लॉगिंग करता है। बाकी पैरामीटर्स को चाहिए तो कहीं कहीं पावर फैक्टर, किलोवाट आवर, 3 वोल्टेज, 3 करंट, या एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, किलोवाट आवर और पावर फैक्टर, इतना पैरामीटर्स को डेटा लॉगिंग करता है। करेक्ट। तो जो आप डेटा लॉगिंग करते हो उतना का कितना कंजम्पशन होगा, और एक स्क्रीन पे आप कितना मीटर्स का, एक 5 मीटर का एट अ टाइम आप दिखा सकते हो, उसका कितना आयोबाइट कैलकुलेशन होगा उतना आप ले लीजिए। और फिर भी आपका कंफ्यूजिंग है, आप कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करो, जो आपको दिखाना है वो सारे आप डेवलप करो। बाद में यहाँ पे टेक लाइसेंस ऑप्शन बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है सर। इसको अगर आप क्लिक करोगे, अभी फिलहाल कुछ भी वेरिएबल्स नहीं यूज किया है ना, तो इनपुट आउटपुट टैग बाइट 0 दिखा रहा है। मैं कुछ टैग्स पीएलसी से कम्युनिकेट करके फिर यहाँ पे आएंगे, उतना आईओ बाइट्स का दिखाएगा ये। और यहाँ पे कितना आता है आईओ बाइट, उतना का लाइसेंस आप ले लो। आप पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करके 1-2 घंटा चलाइए। चलाने के बाद शट डाउन करके यहाँ पे आओगी ना, यहाँ पे वही खुद बता लेगा आपको कितना बाइट का लाइसेंस लेना है बोल के। आपको इतना चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर, ओके। ये सिंपल वे है, मूवी का नहीं खुद कैलकुलेट कर लेगा। हेलो। हाँ सर, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। बोलिए सर। नहीं हो गया। तो आपको इतना है कि आपको कितना स्क्रीन डेवलप करना है, कितना चीज को डेटा लॉगिंग में डालना है, कितना चीज को अलार्म्स में डालना है, सारे आप डाल के 1-2 घंटा कंटिन्यूअसली चलाइए। और 2 घंटा तक अलार्म्स जो भी जनरेट करना है आप सिमुलेट कर सकते हो। जो भी डेटा लॉगिंग करना है आप सिमुलेट करो। ऑलरेडी पीएलसी से डेटा, जीरो डेटा भी आ रहा है, वो लॉगिंग होता रहेगा। और जितना भी आप 10 स्क्रीन क्रिएट किया हो, 20 स्क्रीन क्रिएट कर रहे हो,
सारे स्क्रीन नेविगेट करके छोड़ने का। 2 घंटा में इतना तो आप कर सकते हो सर। जितना स्क्रीन आप क्रिएट किया हो उतना स्क्रीन आप नेविगेट करके जा सकते हो। और डेटा लॉगिंग और अलार्म्स भी आप सिमुलेट करके अलार्म्स वगैरह सिमुलेट कर सकते हो 2 घंटे के अंदर। जब तक कितना आयोबाइट कंजम्पशन होता है उतना का लाइसेंस आप ले लो बाद में। ये काम आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद भी एक आप 2 घंटा जैसा भी आपको प्रोजेक्ट को चलाओगी वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा कितना का लाइसेंस चाहिए बोल। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस लाइसेंस रिक्वायरमेंट में वो आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ। अभी हम कुछ टैक्स ऐड करेंगे ना, ऐड करके स्क्रीन को चला के रन टाइम में फिर आके देखेंगे यहाँ पे कितना कंजम्पशन हुआ बोल के वही कुछ बोल देगा। ठीक है सर। ठीक। अभी डेट में डेट डाल देंगे। क्या ड्रैग ड्रॉप नहीं हो रहा है? मैं एक काम करता हूँ। टेक्स्ट डिस्प्ले में वेरिएबल, सब वेरिएबल, डेट सेलेक्ट कर दिया। उसका फॉर्मेट एक्स है क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, एक्स। और टाइम पे अब ड्रैग ड्रॉप करने पे से भी होता है पर ये पता नहीं यहाँ पे कुछ बीच में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो इसलिए मेरे को वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं। कब होगा देखो। ड्रैग कर लिया। जैसा चाहिए। वहां पे टीम्स का कुछ पॉपअप है, कुछ तो है, पता नहीं क्या है, इसलिए वो नहीं हो रहा है। कोई नहीं, मैं डायरेक्टली असाइन कर लेता हूँ ओके। प्रॉपर्टीज में जाके। सेलेक्ट कर लिया प्रॉपर्टीज, enable text variable act time string value format एक। यहाँ- हाँ, ठीक है। यहाँ पे जो असाइन हुआ है आप डायनामिक प्रॉपर्टी में भी देख सकते हो। एक कटर देख लेगा क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टीज में जाके इतना घूर घूर के देखने से यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब फॉर्मेट दोनों का देख लीजिए। एक्सेक पहले डिजाइन तो करना है। तो मॉडबस मैपिंग फॉर फैक्टर will be there. Then you have to add it. That address, they know what is the power factor address. And that I will add and you get that power address. अभी हम चला के देखेंगे कैसा आ रहा है। ये स्क्रीन जैसे दिखाई दे रहा है। Okay, this is how it will look. Let me complete. Yeah, this is how it will look. ठीक है। अभी मेरे को कुछ कम्युनिकेशन टैग दिखाना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, और एक स्क्रीन बनाता हूँ। पहले
जैसा हम डिस्कस किया था, टेम्पलेट बना देते हैं। ठीक है सर। राइट क्लिक, हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट, यू क्रिएट वन न्यू फोल्डर, you name it as embedded or template folder. ठीक है। Uh, why is ordering us? Floris is there. Our management asking to speak. Okay. In the template, we will create this welcome page as a template page. Okay, sir. So we will name it as template one or template screen, something like that. Okay. You can see something whenever you are renaming the existing screen, the old name of it will be existing there. You know, this is because this project is enabled with renaming manager. अगर आप रीनेम भी करते हो फिर भी वो पुराना नाम क्या है वो ट्रेस रखता है। ये ट्रेसिंग का जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम करता है। दूसरा स्कैडस में ऐसा इतना सारा ऑप्शंस नहीं है, ये लोग दिया है बट यू डोंट नीड टू यूज इट। क्यों मतलब, जब आपका वर्जन मूवी कॉन, आज आप मूवी कॉन 11.6 यूज कर रहे हो, कल 11.7 या 11.8 होएगा, या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अभी फिलहाल विंडोज 11 या विंडोज 10 में हम काम कर रहे हैं, फ्यूचर में विंडोज 14 विंडोज 15 आ सकता है। तब when you are copying this old version backup to the newer version, some these files are being understood as an virus file, and the antivirus or the Windows Defender which is running there is deleting that file completely to safeguard its operating system. वैसा हुआ है कुछ 10 साल 5 साल पहले, जो प्रोजेक्ट्स किया था उसमें एनेबल्ड रीनेमिंग मैनेजर एनेबल्ड था, और वो लोग उसको नया वर्जन में कॉपी पेस्ट किया, तो सारा जो नया नेम है वो पुराना नेम वापस चला गया, क्योंकि वो फाइल ही डिलीट हो गया है, एंटीवायरस ने गलती से डिलीट कर दिया कुछ वायरस फाइल सोच के। तो you please don't enable this renaming manager. We no need to keep track of the previous name, what it is and things like that. ठीक है। तो वो कहाँ पे डिसेबल करना है, go to the project name, select the project name, go to its properties, go to the general property, sorry, go to execution, advanced. Inside that, what is this? Is what is this? Enable renaming manager. Yes, sir. You please disable that. ठीक है। Disable. Now you go and see that old name will not be existing. It will always keep track of the new changes on. We no need to keep track of the old changes, not required also. ठीक है। ठीक है। अभी ये जो टेम्पलेट स्क्रीन है, इसमें क्या क्या मैं टेम्पलेट बना सकता हूँ। मेरा ये लोगो सारे स्क्रीन पे रहेगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये टेक्स्ट चेंज होगा स्क्रीन टू स्क्रीन, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो ये वेरिंग है ना, मेरे को खाली टेम्पलेट रखना है और कुछ नहीं है। और नीचे जो डिजाइन एंड डेवलप्ड पे है, लेट इट बी देयर, डेट एंड टाइम। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर ऑन एवरी स्क्रीन। वो जो चीज एवरी स्क्रीन में रिपीट होता है उसको आप टेम्पलेट बना के रखो। ठीक है। ठीक है सर। हेलो। बोलिए। बढ़िया। हाँ नहीं ठीक है। अभी मेरे को एक नया स्क्रीन क्रिएट करना है। ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ न्यू स्क्रीन, ऐड न्यू स्क्रीन। तो यहाँ पे हम इसका ओवरव्यू स्क्रीन कुछ बनाएंगे, उसका हेडिंग ऐसा देंगे।
ओवरव्यू। ठीक है, अभी ये एम्प्टी स्क्रीन है, इसमें मेरे को यहाँ पे जो वेलकम स्क्रीन में जो भी चीज है उसको लेके आना है। कैसे करेंगे? वो टेम्पलेट लेके आना है। कैसे वो टेम्पलेट को लेके आएंगे? इधर go to overview, there is some property called, there is an object which is called embedded view। ठीक है सर, वो ऑब्जेक्ट में रहता है, वो एम्बेडेड व्यू को आप उठा लीजिए। इसमें आपका जो भी पावर टेम्पलेट स्क्रीन है उसको और ये इसका पोजीशन और इसका विड्थ हाइट सब आप चेंज कर लो। 0 0। विड्थ क्या है टेस्ट रिजोल्यूशन का? 1920। हाइट क्या है? 1080। हो गया फिक्स है ना? हेलो। बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ सर, इसमें एक क्वेश्चन था, ये कौन से लेयर में चला जाएगा सर? ये आप मैक्सिमम 32 लेयर्स आप यूज कर सकते हो। आप कौन सा भी लेयर के लेके जा सकते हो, एक से लेके 32 तक आप लेके जा सकते हो, पर आपको डिसाइड करना है कि कौन से लेयर में इसको रखना है। अगर आपको 32 लेयर में रखना है तो ये वाला चीज को, इसका प्रॉपर्टी, लेयर प्रॉपर्टी में जाना है आपको। वो आपको विजिबिलिटी में रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, विजिबिलिटी में रहेगा। मैं दिखाता हूँ। जब आप विजिबिलिटी प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पे विजिबिलिटी, करेक्ट? ये हर ऑब्जेक्ट्स, एक छोटा सा लाइन भी आप ड्रॉ करते हो मूवी कॉन में, एडिट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, सारे में ये प्रॉपर्टी रहेगा, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। आप डिसाइड करो कौन सी लेयर देना है। मैं अभी फिलहाल लेयर 1 देता हूँ। ठीक है, अभी मैं लेयर 1 देके मैं स्टोर कर दिया। अभी मैं उस लेयर 1 को डिसेबल करूंगा। ठीक है, उस लेयर पे वो डिसेबल हो, ताकि आपको डेवलपमेंट में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है सर? बाय डिफॉल्ट लेयर 0 में चला जाता है। बाई डिफॉल्ट हेलो। जीरो है, बाई डिफॉल्ट जीरो है, ये सब जीरो है। पर आपको जो जो ऑब्जेक्ट को लेयर्स में रखना है, वो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके उसका लेयर नंबर रखने का। आप कितना नंबर रख सकते हो? 1 से लेके 32 तक मैक्सिमम। ठीक है सर, इतना लेयर्स आप रख सकते हो। ठीक है, एक स्क्रीन पे। जैसे ऑटो कैड है, ऑटो कैड में 32 लेयर्स अलाउड है, इधर भी 32 लेयर्स अलाउड है। ठीक है, फाइन, ये और भी हो गया। ठीक है, अभी मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट 5 में चला जाता हूँ। ठीक है, ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए आई गो टू आवर प्रोजेक्ट। फाइन, गो टू द रिसोर्सेस, गो टू द, या ये क्या है? टेम्पलेट। इसके अंदर टेम्पलेट स्क्रीन है ना? इसका कितना केबी कंजम्पशन हुआ सर? 5 केबी। ठीक है, ये टेम्पलेट स्क्रीन में क्या क्या था? एक दो रेक्टेंगल, एक इमेज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय टेक्स्ट, और एक डेट एंड टाइम का दो टेक्स्ट लेबल्स, और इतना था, हेडिंग नहीं था। करेक्ट? इन सारे के लिए कंजम्पशन कितना हुआ? मेरा स्पेस कंजम्पशन रैम पे 5 केबी। करेक्ट? ये अगर ओवरव्यू स्क्रीन उठा लीजिए, ओवरव्यू स्क्रीन में ये सारे चीज जो भी टेम्पलेट में है वो है ना? सारे चीज जो वेलकम पे है, करेक्ट, वो सारे चीज ओवरव्यू में है, पर हमने एम्बेड करके रखा है। करेक्ट? हाँ। ठीक है, तो इसमें अभी कितना कंजम्पशन हुआ है? 2 केबी। ओके, एक्चुअली 5 केबी कंजम्पशन होना है ना, ये सर। पर 2 केबी कंजम्पशन हुआ। क्यों? मतलब हमने एग्जैक्टली उसका
एक कॉपी लिया है, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट को ले लिया, तो मैम रैम क्या उसको एक ऑब्जेक्ट काउंट करता है, पांच ऑब्जेक्ट नहीं काउंट करता है। इसके अंदर एक्चुअली पांच ऑब्जेक्ट्स है, करेक्ट। अगर इफ यू ट्राई टू ओपन विथ योर नोटपैड, कहाँ पे गया, वन, लेट मी क्लोज दिस। मैं अभी फिलहाल कैंसिल करके इस्तेमाल करता हूँ। देखो ये हमारा स्क्रीन का है, तो यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, एक एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक, करेक्ट। इतना सारा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, करेक्ट। इतना सारा ऑब्जेक्ट्स के लिए उतना 5 KB का स्पेस जरूरत होता है, फाइन। अगर ये स्क्रीन पे आई है, इसको आप नोटपैड में ओपन करके देखो, यहाँ पे देखो इतना ही कोडिंग लिखा हुआ है दोनों का, क्योंकि यहाँ पे खाली दो ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, सारी चीज को हम एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आ गया, तो इसके लिए कितना MB कंजम्पशन होगा, उतना ही होगा, कम ही होगा। मान लीजिए आपके पास कुछ 10 स्क्रीन है, 10 स्क्रीन में 10 स्क्रीन का नेविगेशन बार आपको रखना है, हेडर फूटर रखना है, वो आप बिना टेम्पलेट बना के एक एक बार वो ऑब्जेक्ट्स आप यूज करोगी, तो विदाउट एनी स्क्रीन प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स, जो हेडर फुटर ही आपका 5 KB कंजम्पशन हो जाएगा 10 स्क्रीन पे, करेक्ट। एम आई करेक्ट और नॉट रॉन्ग? ये यस। यस। उसके ऊपर आपका स्क्रीन पे जो पैरामीटर दिखना है वो वाला चीज आप और एडिशनली ऐड करोगी, वो और एक 5 KB एडिशनली कंजम्पशन करेगा। छोटा एप्लीकेशन है तो 5 KB तक बराबर है। ऐसा कुछ मेट्रो एप्लीकेशन है, वहां पे आपको ये जो बैकग्राउंड में जो चीज चल रहा है ना, ये जो मेनू है, हेडर फुटर है, वही 100 KB तक जाएगा। तो एवरी स्क्रीन 100 KB 100 KB में करूंगा, फाइनली मेरा प्रोजेक्ट रिसोर्स का कितना GB का काउंट चला जाएगा, स्टोरेज का, है ना सर। तो आप मैक्सिमम वैसा कुछ रिपीटेड चीज है, उसको आप टेम्पलेट बना के रख लो, वो आपका रिसोर्सेस सेव करेगा, और एप्लीकेशन भी फास्ट चलेगा, हैंग नहीं होगा। वो हमारे हाथ में है कैसा डिजाइन करना है बोल। ज्यादा का ज्यादा आप टेम्पलेट बना के क्रिएट करो, आपको इतना हैवी लोड नहीं होगा एप्लीकेशन। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ओके। ये क्या है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्शन वाज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड विद सर्वर, ट्रस्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, एक काम करते हैं, ट्रस्ट सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, फिर कनेक्ट करते हैं। हो गया कनेक्ट, तो ये डेटाबेस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। ठीक है। अभी टैग्स क्रिएशन देखेंगे, कैसा टैग क्रिएट करता है और मॉडबस में कैसे कम्युनिकेट करता है, और वही पैरामीटर को हम वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे, वो ओवरव्यू स्क्रीन, ठीक है। ओके। ओके। तो इसका टाइटल भी देना है ना, तो मैं ओवरव्यू में टाइटल का एक बनाता हूँ।